आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री लुसेंट के बुक से कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए और जिसमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जिन लोगों को अच्छा लगेगा वो देख सकते हैं, थोड़ी सी मदद हो सकती है उनकी। वैसे लुसेंट की साइंस पोर्शन में से आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है आपका पदार्थ एवं इसकी प्रकृति। तो इसमें देख लेना है कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। जनरली 3 होते हैं, सब लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथी भी होती है और पांचवी भी होती है। चौथी क्या है? प्लाज्मा। और पांचवा क्या है? बोन्स आइंस्टाइन। तो पहले वाले चैप्टर से आपको जो है बेसिक चीज जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ के पांचों अवस्था के बारे में, तत्व, यौगिक मिश्रण, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, इन सब में क्या क्या अंतर होता है। देखिए, ये वाले में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, उद्वारपातन क्या होता है। इन लोगों में बेसिक आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे इसमें रवाकरण में क्या है कि अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, तो ये इसमें की पॉइंट है। तो रवाकरण, अकार्बनिक ठोस मिश्रण, इस तरह से। ठीक है, आसवन बिंदु, इसमें क्या होगा कि दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, तो ये हुआ इसका मेन पॉइंट। ऊर्ध्वपातन में क्या हुआ कि दो ऐसे ठोस मिश्रणों को अलग करते हैं जिसमें से एक ठोस जो होगा ऊर्ध्वपातीन होगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे कि आप भी जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका जो है, जैसे कि ये ठोस है मतलब बर्फ है, तो इसको पिघलाएंगे तो पानी बनेगा, और पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि आपका गैस बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से डायरेक्टली वो गैस बन जाता है, ये वाला स्टेप जो है ना वो स्किप कर जाता है, तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से देख लेंगे, आइडिया ले लेंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन खास करके सब्लिमेशन और जो है आपका पदार्थ के अवस्था, ये जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो है ना वेपराइजेशन और क्वथनांक। तो ये वाला जो लाइन है आपका कि क्वथनांक का जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है। तो ये थोड़े से चीज़ें हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब सेकंड, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में क्या है कि एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे परमाणु आपको पता होता है कि पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था होती है। कुछ परमाणु मिलकर बनते हैं अणु, अणु कुछ मिलकर के बनते हैं क्या? तत्व, है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, जैसे कि कोई परमाणु है ना, उसका एक होता है परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एक होता है परमाणु भार। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये हाइड्रोजन है और इसके नीचे में कुछ नंबर लिखा होता है और इसके ऊपर में कुछ नंबर लिखा हुआ होता है, तो ये होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये H लिखा हुआ है ना और 1 और 2 लिखा हुआ है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, ये प्रोटोनों की संख्या होती है। ठीक है, ये प्रोटोन की संख्या होती है। आप जानते हैं कि एक परमाणु में क्या होता है, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है उसमें प्रोटोन के नंबर होते हैं। ठीक है, और एटॉमिक वेट जो होता है उसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन मिले हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं करना, इन सब में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं आता है। ठीक है ना, खास तो ये सब आपको देख लेना है। प्लस एक होता है एवोगार्डो नंबर, ये कंफ्यूज नहीं करना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो एवोगार्डो नंबर आपका याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके जो खोजकर्ता थे नाम याद होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एएमयू में, ग्राम में बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो एक ही होता है। ठीक है, आवेश, चार्ज पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1 होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, +1 होता है, और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0 होता है। तो आवास पता होना चाहिए। प्रतीक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं तो देख लेना है आपको कभी कभी। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स को आपको देखना है, इसमें से क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, खाली एएमयू वाला वेट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, तो इसमें जो प्रोटॉन होगा ना, ये याद रखना है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है ना, तो इसका यहाँ 11 लिखा रहेगा और यहाँ 23 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 11। ठीक है, और इसमें कितना होगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसमें, है ना। तो इसमें प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 12 न्यूट्रॉन इसमें होते हैं। अब इसी में पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि Na लिखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर इसमें प्लस का साइन दे देता है तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन घट जाता है आपका, या माइनस का साइन दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको Na++ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है तो आपको जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। और इतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऊपर में 2+ है, तो इसमें से 2 घटा दीजिएगा, बाकी कितना बच जाएगा आपका, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से निकालना होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, तो न्यूट्रॉन का प्लस से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो 0 होता है। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन को घटा देंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा आपका 12 होता है। तो ये चीज़ें इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ये लूसेंट में आपको दिखने से नहीं मिलेगा। फिर एक क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या में देख लेंगे, है ना, ये वाले चैप्टर को। हालांकि यहाँ पर जो है सिर्फ एस वाले से पूछते हैं कि एस क्या होता है, लेकिन आपको मुख्य क्वांटम नंबर, दिगांशी जैसे कि दिगांशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, तो इन लोगों का साइन आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एस, ठीक है। स्पिन, तो इससे क्या क्या पता चलता है ये आपको देख लेना चाहिए। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एन से जो होता है ना, वो क्या होता है, ऊर्जा स्तर दिखाते हैं, किसका, मुख्य ऊर्जा स्तर दिखाते हैं, ठीक है। एल से क्या दिखाते हैं, तो कक्षक, ऑर्बिटल की आकृति को प्रकट करता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका ये उप ऊर्जा स्तरों के कक्षा को प्रदर्शित करती है, और सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एल का वैल्यू जो होगा, मान 0 न्यूनतम होता है और मैक्सिमम n-1 होता है। n क्या है यहाँ पर, ये वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसी तरह से m का वैल्यू जो होता है वो +L से लेकर के -L तक होता है। L क्या होता है, ये वाला, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और स्पिन क्या होता है, इसका रेंज होता है +½ से लेकर के -½ तक होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, किस किस को शो करता है ये आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल है, पाउली, हुंड्स, हाइजेनबर्ग और अबाउ, तो क्या है इसमें ये आपको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, वो देख लीजिए। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, तो जैसे जैसे ये बढ़ता है ना, वैसे वैसे एनर्जी लेवल वो बढ़ता जाता है ऑर्बिटल का, ठीक है, ऑर्बिट का वो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देंगे कि 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 3p, लेकिन उसके बाद जो है सीधा 4s आ गया, है ना, और उसके बाद 3d आ गया। तो ये यहाँ पर पूछा जाता है कि 4s और 3d में जो है एनर्जी लेवल किसकी ज़्यादा होती है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, 3d की ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से 5s और 5p के बीच में 4d है, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ से कि आपका 5s है और 4d है, तो एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा होगा, तो आपको लगेगा कि 5 है, ज़्यादा इसका होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इसका होता है। तो ये वाला को आपको देख लेना है एनर्जी लेवल के हिसाब से, किसका किसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बस 3d और यहाँ पर जो है आपका 4d, है ना, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। समस्थानिक क्या होता है, जिसके परमाणु क्रमांक सेम होंगे, ठीक है। परमाणु क्रमांक मतलब नीचे वाला जो नंबर होगा ना वो सेम होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिखे हुए, तो ऊपर वाला डिफरेंट है, 1 2 3 है, और नीचे वाले में 1 1 1 है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसको समस्थानिक बोलेंगे, और अगर एटॉमिक वेट सेम होगा तो उसको समभारिक बोलेंगे। जैसे ऊपर वाला नंबर यहाँ देखिए 40 40 40 है, और नीचे वाले में क्या है 18 19 20 है, तो एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, लेकिन एटॉमिक भार जो है वो सेम है, इसलिए इसको समभारिक कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, ठीक है, और जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, 3 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 - 1 2 होगी, ठीक है ना। और इसी में देख लीजिए हीलियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और एटॉमिक वेट कितना है, 4 है, तो 4 में से 2 गया, बचा कितना, 2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो आपको पूछा जाता है कि ये क्या है, ये समभारिक है, समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करके बताना है कि सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। उसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैंने बताया है कि ऊपर में 1 प्लस रहेगा, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एल्युमिनियम का 3 है तो 3 निकल गया यहाँ से। तो इन सब का क्या होता है ना कि इन सब का एटॉमिक नंबर होता है 10, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ पर 13, ठीक है। तो यहाँ पर 10 11 12 13 हो गया, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो है कुछ भी चार्ज नहीं है प्लस का, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, 10 ही होगी, ठीक है। अब अच्छा, अब Na प्लस में है तो 11 है और 1 प्लस S में आ गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी 12 में से 2 गया, 10 हो गया, तो सभी की इलेक्ट्रॉनिक संख्या सेम है, इसलिए इसको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, कई बार न्यूमेरिकल बना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब एक गैसों का आवरण, तो गैसों का आवरण में कुछ नियम है, जैसे बॉयल का नियम है,
चार्ल्स का नियम है। तो इन लोगों को आप क्या कीजिएगा ना कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गैस की नियत मात्रा का आयतन यानी वॉल्यूम उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके दाब का, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये वाला इक्वेशन याद रखना है। चार्ल्स का नियम उसी तरह से है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पर जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये चार्ल्स का नियम कहता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ये बॉयल्स का नियम कहता है। तो कंफ्यूज नहीं करना। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम क्या है कि ताकि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु में जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ये 22.4 लीटर हमेशा याद रखना है। और इसमें कितने अणु होंगे, तो इसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर अणु होंगे। एवोगाड्रो नंबर आपको याद है 6.022 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो ये वाला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अवस्था समीकरण, आइडियल गैस, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, आर जहां पर कांस्टेंट होता है और जो टी होता है वो टेम्परेचर होता है, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है और एन का जो होगा वो नंबर ऑफ मोल होगा। फिर गैसों का विसरण, गैसों का विसरण, विसरण मतलब क्या होता है, हवा को छोड़ना। ठीक है, तो गैस को छोड़ना, तो गैस को अगर आप छोड़ देंगे तो उसका फैलाव ही होगा ना, तो उसी को बोलते हैं विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको। अच्छा, ग्राहम का गैसीय विसरण नियम है, तो ग्राहम का गैसीय विसरण नियम है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये R1 R2 क्या है, ये वेलोसिटी है। जब गैस को हम लोग ऐसे करके छोड़ेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए कि एक गैस ये वाला हल्का वाला और ये गैस है भारी वाला, तो आपको भी पता है कि हल्का वाला गैस क्या होगा, हल्का वाला गैस जो होगा ज़्यादा तेजी से फैलेगा, भारी वाला गैस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो भारी वाले गैस में क्या होगा, डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा, हल्के वाले का डेंसिटी कम होगा। लेकिन तो डेंसिटी कम होगा इसका मतलब इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, है ना। और इसका जो वेलोसिटी कम होगा क्योंकि ये भारी है, तो इसी को बोला जाता है ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। R1 R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 D2 यानी डेंसिटी, और M1 और M2 N1 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो ये जो हो गया वेट हो गया और ये हुआ डेंसिटी हुआ और ये हुआ वेलोसिटी हुआ। तो इसमें कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो ये ग्राहम का नियम आपको पता होना चाहिए। तत्वों का अब आवर्ती वर्गीकरण मतलब पीरियोडिक टेबल, तो पहला पीरियोडिक टेबल किसने निकाला था, मेंडलीफ ने निकाला था। क्या इनका जो मतलब जो पैरामीटर था वो क्या था, तो एटॉमिक वेट था आपका। तो ये आपका पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम पाई गई थी, क्या प्रॉब्लम पाई गई थी, यहाँ पर लिखा क्या प्रॉब्लम पाई गई थी, यहाँ पर पाई गई थी, इसलिए इसको सुधार करके आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। इसको किसने दिया, मोस्ले ने दिया था। और इसमें क्या था, एटॉमिक नंबर था उनका पैरामीटर। ठीक है, और यही अभी तक चल रहा है। इसमें वर्गों की संख्या आप देख लेंगे, मेंडलीफ वाले में भी वर्गों की संख्या देख लेंगे। मेंडलीफ में क्या था, मेंडलीफ में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। नए वाले में क्या हुआ, नए वाले में भी 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं, लेकिन यहाँ पर 9 को जो है ना ए और बी में बांट दिया गया है, मतलब कि 9A 9B। तो इस तरह से वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। तो कुल वर्गों की संख्या 18 हो गई, आवर्त संख्या 7 हो गई। अब आवर्त जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है इस तरह से, और पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि इस तरह से दिया हुआ होगा, और प्लस ऐसे 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 और प्लस ऐसे 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 बांटा जाता है ना। तो ये जो वर्टिकल वाला है इसको ग्रुप बोलते हैं और इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से 7 पीरियड है और 9 जो है वो ग्रुप है। ठीक है, और 9 ग्रुप नहीं है, 9A 9B करके कुल 18 ग्रुप है। अब देखिए ये बॉक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परमाणु का आकार पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, फिर ऐसे जाएंगे तो घटता है, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है। तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक पेपर ले लेंगे और यहाँ से अगर कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप क्या करेंगे कि एक पेपर पर ऐसे करके बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे परमाणु का भार, और ऐसे 2 लाइन खींचेंगे। परमाणु का भार में क्या होता है, बढ़ता है, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये नीचे मतलब बढ़ता है, ये घटता है। और उसी तरह से जो है विद्युत धनात्मक जो हुआ बढ़ता है घटता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, तो इसको ऐसे कर देंगे। समझ गए, तो इस तरह से डायग्राम बना करके याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रट लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक्टिनाइट श्रेणी कहाँ से कहाँ तक परमाणु संख्या, और लेंथेनाइट का क्या है 57 से 71 तक है। आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे उच्च होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन होती किसकी है, क्लोरीन की होती है, जबकि क्लोरीन से नीचे आता है फ्लोरीन, है ना। तो ये वाला चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विद्युत की यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। ठीक है, और क्लोरीन की जो होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए रासायनिक बंधन, तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी केमिकल जो होता है उसमें जानते हैं आप कि जो यौगिक होगा वो एक तत्व से मिलकर के नहीं बना होता है, 2 तत्वों से मिलकर के बना होता है ना। तो उन लोगों में बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग किस तरह से होती है, तो जैसे बॉन्डिंग 3 तरह की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड और सहसंयोजी बॉन्ड। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आप देख लीजिएगा। इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसको कोई लेता है, तो लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो Na+ का मतलब हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और Cl- का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इस तरह से NaCl बना, यानी कि साधारण नमक बना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस इसमें जो है आपको ये भी देख लेना है कि Na+ का जो बॉन्ड होता है ना, वो जनरली जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बनाते हैं, और 5 6 7 होते हैं ना वो बनाते हैं। क्या होगा कि यहाँ पर एक ज़्यादा है तो ये 7 वाले को दे देगा, तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं ना, आप भी बीपीएससी क्लियर करके स्टेबल होना चाहते हैं। लाइफ में भागदौड़ किसको पसंद है, तो उसी तरह से कुछ एलिमेंट के साथ में भी है, ठीक ना, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर 7 है, बेचारे को 1 मिल जाएगा तो ये 8 बन करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक ना। या इसको जो है 2 मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो 2 इसको मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, समझ गए। तो ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ। सहसंयोजी, नाम से ही चलता है पता, सहसंयोजी मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 4 है, ठीक है। बाहरी कक्षा में 4 रहेगा तो सहसंयोजी बनाएगा। तो जैसे कि हमारा कार्बन है, तो कार्बन क्या बनाएगा, सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और सहसंयोजी में क्या होगा कि तुम हमसे एक ले लो और तुम अपना एक हमको दे दो, दोनों का काम चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए Cl- था और Cl- था, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन दोनों का जो एक एक जो हुआ ना बाहरी कक्षा में दोनों का 7 7 है, तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दीजिए और 2 और 2 और 2, ठीक है, बाकी बचा 1 7, है ना। और इसी तरह से क्लोरीन एक ठो और होगा, तो इनसे क्या होगा कि ये जो इसका एक होगा इसका एक होगा, दोनों मिल करके आपस में सहमति कर लेंगे और बॉन्ड बन जाएगा। तो सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये पढ़ लेना है। उसके बाद उप सहसंयोजी संबंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोन पेयर का इसमें बेसिकली होता है। लोन पेयर क्या होता है, जैसे क्लोरीन हुआ, ठीक है, उनमें क्या होता है 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा, है ना। तो ये तो क्लोरीन से मिला करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन फिर भी इसके पास जो है 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं लोन पेयर। तो अगर इससे किसी के साथ ये बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड जो है जनरली किस में पाए जाते हैं, तो H2SO4 में, ठीक है। देखिए H2SO4, तो इसमें होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल दे सकता है, आपको पता होना चाहिए आपको। तो बेसिकली इसमें क्या है कि लोन पेयर से बॉन्डिंग बनती है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट जो होगा वो सबसे मजबूत होगा, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल के बीच में हुई रही है बात, ठीक ना, सोडियम और क्लोरीन के बीच में बात हुई है, तो तीसरे की यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है ना। तो इन दोनों के जो बीच में आपसी सहमति से बनी है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड। उसके बाद जो होगा सहसंयोजी बॉन्ड होगा, इसमें भी आपसी सहमति से बनी है, आपस में साझा करके बना है, तो इसमें भी आपका सहसंयोजी बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पर बॉन्ड जो है तोड़ देता तो ये दूसरे आदमी से कहेगा कि नहीं, तुम हमको इलेक्ट्रॉन जो सोडियम था ना वो तुम हमको दे दो, हम बना लेते हैं और इससे एग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ये कमजोर होता है। और ये वाला जो होता है लोन पेयर होता है, बेकार पड़ा हुआ था तो दे दिए, बना दिए बॉन्ड, है ना, जरूरत नहीं है तो फिर हम हटा करके ये कर लेंगे, तो ये कमजोर होता है। मैं ऐसा समझाने के लिए कहता हूं, मैं ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्टली यही नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका सहसंयोजी बॉन्ड होता है और उप सहसंयोजी बॉन्ड होता है। अब एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि एक तो आपका हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है, और एक आपका जो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो कौन कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में बनते हैं, क्योंकि ये हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, है ना, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं ये सब, इसलिए इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जरूरी क्या है कि आपको हाइड्रोजन होना चाहिए और बहुत कमजोर बंधन होता है ये, ठीक है। अब देखिए सल्फर में नहीं होता है, अगर पूछता है कि हाइड्रोजन बंध किस में है तो देखिए सल्फर में नहीं होता है, ठीक है। किसके साथ में होगा, तो एक हाइड्रोजन होगा और अगर उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स ये वाला दिया हुआ है, बंधन ऊर्जा का क्रम, तो एकल बंध से कम होता है द्विकल बंध में और त्रिबंध बंध में, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से ये वाले बॉक्स को थोड़ा सा देख लेना है कि किस किस में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और किस किस में क्रियाशील यानी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कौन सा एक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बंध जो है एक कमजोर स्थित विद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजन बंधन से कमजोर होता है, समझ गए, कोवैलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है। तो ये इसकी जो बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होती है और ये केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में ही बनता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसको बोलते हैं संकरण हिंदी में, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, ये देखिए इसका sp है, फिर sp2 है,
sp3 है, ठीक है। तो इन सब में कौन कौन सा ये स्ट्रक्चर लेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे sp है तो यहाँ पर क्या होगा, ये लीनियर होगा, रेखीय आकृति होगा। sp2 है मतलब 3, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ये 3 हुआ, तो त्रिकोणीय आकृति बनेगा, है ना, त्रिकोणी बनेगा ऐसे करके, ठीक है। उसी तरह से sp3 है तो 3 1 4 हो गया, तो 4 हो गया तो क्या बनना चाहिए था, इस तरह से रेक्टेंगल बनना चाहिए था, लेकिन ये त्रिकोणीय पिरामिडल बना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना, रेक्टेंगल नहीं मार देना, टेट्राहेड्रल नहीं मार देना इसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। sp3d है, त्रिकोणीय बाई पिरामिडल बना हुआ है इसमें, ठीक है। sp3d2 है तो अष्टफलकीय बना हुआ, अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर sp3d है ना, तो 1 3 4 हो गया और 1 5 हो गया, तो 5 में आपका पेंटागोनल बनना चाहिए था, लेकिन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर आप पढ़े रहते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा कि ट्राइंगल तो बनेगा और बाई पिरामिडल यानी 3 और 2 5 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको गेस कर सकते हैं। अब आता है आपका एक सिग्मा बॉन्ड आता है और एक आता है आपका पाई बॉन्ड आता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, ये डबल बॉन्ड में होता है। जैसे कि इसमें बेसिकली होता क्या है ना, जैसे कि ये देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल में बना रहा है तो वो सिग्मा होगा, और ऐसे अगर करके बना रहा है ना, और अगर ऐसे है और ऐसे अगर बना रहा है तो ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेंगे, ठीक है। पार्श्व अधिव्यापन होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये वाला हुआ इस तरह से, समझ गए। और यहाँ पर क्या है कि रेखीय अक्ष पर प्रतिव्यापन होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस ऐसे होता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, समझ गए। तो इसके अलावा जो है अब आता है ऑक्सीकरण एंड अवकरण। तो इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, देखना है अच्छे तरीके से कि ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा मतलब कि Na है ना, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर प्लस बढ़ेगा ना, तो आवेश का बढ़ना, आवेश बढ़ रहा है ना इस पे, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आवेश का बढ़ना और इलेक्ट्रॉनों का त्याग। उसी तरह से रिडक्शन का क्या मतलब होता है, तो रिडक्शन का मतलब देखिए रिडक्शन, रिड्यूस कर देना, तो आवेश का घटना याद रखिएगा। तो आवेश का घटना क्या होता है, जैसे Cl माइनस है, ठीक है, -1 है, 1 नहीं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए Cl माइनस है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक Na+ से ले लिया, ठीक है, तो Na+ से ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग किया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये रिडक्शन हुआ। तो दोनों साथ साथ में अभिक्रिया होती है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, और इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको पढ़ा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब एक कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, ये देख लीजिएगा, अच्छे से पूछा जाता है, खास करके H2S और SO2 ये पूछा जाता है, H2 ये पूछा जाता है आपका। फिर उसी तरह से ऑक्सीकारक एजेंट है, तो इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ, तो इस एग्जाम्पल को आप रट लीजिएगा, इतने इससे ज़्यादा एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, जो लूसेंट में दिया हुआ है एनफ है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर H2O2, H2S और SO2 और HNO2 ये क्या होता है कि ये दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है, इसमें ऑक्सीडेशन भी ये करवा सकता है, रिडक्शन भी करवा सकता है, तो ये आपको ये वाला भी याद होना चाहिए। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ये याद होना चाहिए। तो अब है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिनको थोड़ी सी चीज़ें याद है, उनके लिए ये आसान होगा, लेकिन जिनको ज़्यादा याद नहीं है या केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़े हुए हैं तो वो इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल को इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, तुक्का मार दीजिएगा, हो जाएगा। अदरवाइज जो है इसमें दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा ना, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा, कम से कम 50 एलिमेंट के तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए, तभी जाके ये बनेगा, ठीक है। तो फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे तो समय तो उतना है नहीं, तो ये कुछ एग्जाम्पल इस तरह से आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको मैं जल्दी ही बना करके दे दूंगा आपको।